मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता बिश्नोई आपकी बायोलॉजी एजुकेटर श्री करणी एकेडमी एंड एडुटेक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल अपन ने जो पिछली क्लास में क्या देखा था कि मैंने आपको बेसिक सिलेबस के बारे में बताया था आपके 11th का, और उसके अलावा मेन फोकस अपन ने किया था कि हम जो बायोलॉजी क्यों लेते हैं 11th के अंदर, इसका जो सबसे पहले देखा जाता है कि स्टूडेंट्स की हॉबी क्या है, रुचि क्या है, यानी वो क्या चाहता है कि आगे उसका लक्ष्य क्या है, उसी के अनुसार उसने बायोलॉजी ली होगी। और उसके बाद उसके जो जो अच्छे प्रभाव है या जो भी आपने बायोलॉजी स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है उसके आपके आगे क्या क्या फायदे, आप किस जॉब में किस फील्ड में आप जा सकते हो, या अगर आपकी जो फील्ड है उसके अलावा दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी इस बायोलॉजी के क्या फायदे हैं, वो मैंने आपको बताए थे। उसके बाद अपन ने सिलेबस में देखा था 11th का जो सिलेबस है आपके बायोलॉजी का, जो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो सिलेबस में से जो यूनिट थी वो सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान और कोशिका का जो विभाजन है वो सब प्रोसेस पढ़ेंगे अपन उस यूनिट के अंदर। तो स्टूडेंट सभी एक ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है, मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, सबसे पहले मेरा यही आपको बताने का उद्देश्य है कि आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपका हर डाउट क्लियर होगा, इसलिए आप ध्यान लगा के पढ़िए। जो भी आपको बताया जा रहा है वो आप लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके उसमें जो भी डाउट है वो आप बता सकोगे, आप उस चीज को समझ सकोगे। तो इसलिए जो कोशिका विज्ञान है उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी। मैंने ये टॉपिक सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि अपन जूलॉजी पढ़ेंगे सबसे पहले बॉटनी की कंपैरिजन में, क्योंकि बॉटनी वाला जो पार्ट है वो प्लांट्स का है, थोड़ा सा वो टफ आता है, उसकी कंपैरिजन में जो जूलॉजी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा इजी आता है। इसलिए अपन ने सबसे पहले जूलॉजी या जंतु शास्त्र को सेलेक्ट किया है, और उसमें भी जो कोशिका विज्ञान है हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि कोशिका को बताया गया मानव शरीर की सबसे आधारभूत इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो जब तक अपन कोशिका को नहीं समझ सकते तब तक हम पूरे मानव शरीर को नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने सबसे पहले इस कोशिका वाले पार्ट को, कोशिका वाली इकाई को सेलेक्ट किया है, ताकि हम बिल्कुल अगर बेस से पढ़ेंगे तो हमें हर चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सभी देखते रहिए। अपन पहले इकाई स्टार्ट करते हैं, कोशिका। देखिए, जो कोशिका वाली इकाई है, या इसको अपन सेल भी कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, जो आपके सिलेबस है उसके अंदर कोशिका दिया हुआ है, कोशिका का सामान्य परिचय बताया हुआ है, और उसके बाद जो भी कोशिका के भाग है, कोशिकांग बोलते हैं उनको, जो भी कोशिका के भाग है उनको अलग अलग डिवाइड करके उनके बारे में विस्तार से बताया गया। तो अपन किस प्रकार पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे ताकि आपको बेसिक तरीके से वो चीज है वो समझ भी आ जाए। और उसके अलावा जो आपके दिया हुआ है सिलेबस में, जैसे अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया अलग, लाइसोसोम अलग, तो हम उस प्रकार से भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि जो भी कोशिका के बेसिक चीज है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा जो कोशिका के भाग है उनको अपन एक बार स्टार्टिंग में साथ लेके देखेंगे कि कौन सा भाग कोशिका में किस स्थान पर पाया जाता है। जब एक बार हम उसके स्थान को देख लेंगे, फिर जो कोशिका के पार्ट है हम उनको अलग अलग डिवाइड करके उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो कोशिका है इसकी सबसे जो बेसिक परिभाषा दी जाती है कि कोशिका को शरीर की या सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका को जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या बॉडी। ठीक है, यानी जीवों की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अपन किसको बोलेंगे, कोशिका को। अब देखिए, आपके सामने दो वर्ड है, संरचनात्मक और क्रियात्मक। इन दोनों वर्डों का अपन सबसे पहले मतलब समझते हैं कि संरचनात्मक क्या है और क्रियात्मक क्या है। देखिए, संरचनात्मक का मतलब है कि जो भी आपको कोशिका दी हुई है वो कोशिका पूरे शरीर की संरचना को बनाती है। जैसे अपना मानव शरीर है, अपन का जो मानव शरीर है ना, ये सबसे छोटी से छोटी जिस इकाई से बना हुआ है, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है।
तो जो कोशिका है वो सबसे बेसिक इकाई होती है, यानी ये बहुत छोटी है, हम इनको नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अपन देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। प्रतिदिन जो पुरानी कोशिकाएं वो झड़ती रहती है और उसका पुनर्स्थापन करने के लिए नई कोशिकाएं बनती रहती है। तो पुरानी कोशिका झड़ेगी, फिर जो नई कोशिका बनेगी वो किस प्रोसेस के द्वारा बनती है? वो बनती है कोशिका विभाजन के द्वारा। तो ये जो कोशिकाएं प्रोसेस चलाती रहती है, पुरानी हटेगी नई बनाएगी और इस प्रकार ये कोशिकाएं मिलकर लास्ट में जो एक भाग बनाती है उसको बोलते हैं शरीर। तो शरीर की बेसिक जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। देखिए जो संरचनात्मक, यानी इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि मान लिए कोई माला है, तो माला की सबसे बेसिक इकाई क्या होगी? मोती होगी। यानी कई मोती मिलकर क्या बनाएंगे? एक माला बनाएंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि माला की इकाई क्या है? मोती। एक मोती है बहुत ज्यादा सूक्ष्म है और वैसे कई मोती मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? पूरी माला बन जाएगी। सेम यही प्रोसेस कोशिका का होता है। कोशिका एक प्रकार की क्या है? मोती है। कोशिका एक मोती है और बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलेगी तो पूरा क्या बन जाएगा? शरीर बन जाएगा। तो इस शरीर है वो अपन क्या मान सकते हैं? माला मान सकते हैं और कोशिका एक प्रकार का क्या है? मोती है। अब देखिए, इसलिए जो कोशिका है वो पूरे शरीर की संरचना को बनाती है, यानी अपने शरीर के जितने भी अंग है, जैसी भी अपने शरीर की स्ट्रक्चर संरचना बनी हुई है उस सब को कौन बनाती है? कोशिका बनाती है। और इसलिए इसको कोशिका को बोला जाता है सजीवों की संरचनात्मक इकाई। फिर आपके सामने नाम आया है क्रियात्मक, यानी क्रियात्मक इसलिए बोला गया है कि अपने शरीर के अंदर जो भी कार्य होते हैं, जो भी काम होते हैं वो सब कोशिका करती है। जैसे अपन श्वसन लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो जब श्वसन प्रक्रिया होगी वो भी कोशिका के किसी भाग में संपन्न होती है। यानी अपन जो श्वास लेते हैं, अपन जो भोजन करते हैं, तो श्वास और भोजन कोशिका का एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर जाता है। और जब वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करेगा? श्वास और भोजन को मिलाकर उसमें से क्या निकाल लेगा? एनर्जी निकाल लेगा। तो ये सब प्रोसेस है वो कोशिका के अंदर ही, यानी अपने शरीर के जो भी काम है उनको संपन्न कौन करती है? कोशिका करती है। इसलिए कोशिका को बोल दिया शरीर की क्रियात्मक इकाई, यानी शरीर के जो भी कार्य है उन कार्यों को करने का काम कौन करती है? कोशिका करती है। इसलिए कोशिका को बोल गया शरीर जो सजीवों की क्रियात्मक इकाई। तो सबसे पहले जो परिभाषा आती है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि कोशिका को जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरे शरीर की संरचना को बनाती है, इसलिए इसको बोला संरचनात्मक। और अपने शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उन सब को ये कोशिका संपन्न करती है, इसलिए इसको बोल दिया क्रियात्मक इकाई। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आई। उसके बाद एक जो बेसिक पॉइंट आता है कि कोशिकाएं आगे शरीर का निर्माण कैसे करती है, क्या सीधे ही कोशिका मिलने से शरीर बन जाएगा? उस प्रोसेस को अपन को देखना है। तो ध्यान रखना कि कोशिका के मिलने से सीधे ही शरीर का निर्माण नहीं होगा, बाकी बीच में कुछ अन्य प्रोसेस भी आएंगे। अब वो अन्य प्रोसेस क्या है हम देखते हैं कि सबसे पहले कोशिका जब मिलेगी तो वो क्या बनाएगी और उसके बाद शरीर का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो जो एक लाइन है आपने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो कोशिका है वो मिलकर क्या बनाती है? कोशिका मिलकर बनाती है ऊतक। यानी मान ली आपके पास 3-4 कोशिकाएं, जैसे 3 कोशिकाएं हैं, ये तीनों कोशिकाएं आपस में मिल गई, तो अब अपन इस संरचना को कोशिका नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ऊतक बोलेंगे। मैंने आपको रक्त वाले टॉपिक में सबसे पहली लाइन बताई थी, जो पीछे कुछ थे रक्त के वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रक्त है ना वो क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। क्यों बोला गया रक्त को ऊतक? आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि रक्त के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब जब वो तीनों कोशिकाएं अलग अलग है तो हमने उनको कोशिका कह दिया, लेकिन जब वो तीनों कोशिकाएं मिलकर एक तरल पदार्थ बनाती है तो उसको अपन ने क्या बोला? रक्त बोला। इसलिए रक्त को हम क्या कहते हैं? रक्त को हम कहते हैं ऊतक, क्योंकि उसके अंदर 3 कोशिकाओं का क्या है? समूह है। तो ध्यान रखना, कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करेगी? ऊतक का। जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? ऊतक मिलकर निर्माण करेंगे अंग का। जैसे
ये एक उत्तक है, उसी प्रकार इससे दूसरा उत्तक मिल गया, उसी प्रकार तीसरा उत्तक मिल गया, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। अंगों से मिलकर क्या बनता है, तंत्र बनता है। जैसे ऑर्गन है आपके हार्ट यानी हृदय, मान लो हृदय मिल गया, एक प्रकार का अंग है, रक्त वाहिनियां मिल गई, वो भी एक प्रकार का अंग है। तो हृदय और रक्त ने मिलकर एक पूरा तंत्र बना दिया शरीर के अंदर, रक्त वाला, जिसके अंदर रक्त बहता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ। तो अब उस अपन तंत्र को क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र। तंत्र यानी उसमें बहुत सारे अंग सम्मिलित है। बहुत सारे अंग कौन कौन से, जैसे आपने हृदय मान लिया, रक्त वाहिनियां मान ली, और वो रक्त वाहिनियां जब अलग अलग अंगों के पास जाएगी तो सबको आपस में जोड़ लेगी, तो वो पूरा एक प्रकार का सिस्टम बन गया, तंत्र बन गया, जिसको अपन बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी प्रकार देखिए जो अपना पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र नाम आ गया, मतलब उसके अंदर बहुत सारे अंग मिले हुए हैं। आगे में टॉपिक आएगा अपन के पाचन तंत्र, उसमें बताऊंगी कि पाचन तंत्र में क्या होता है कि अपन भोजन करते हैं तो भोजन की स्टार्टिंग अपने मुंह से की, तो एक अंग हो गया मुंह, फिर आ गई ग्रास नली, वो भी एक अंग है, फिर है आमाशय, वो भी एक अंग है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, वो सभी अंग है। लेकिन उन अंग वो सब आपस में मिलकर काम करते हैं, तो अपन ने उस पूरे सिस्टम को बोल दिया पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी उसमें बहुत सारे क्या है, अंग मिले हुए हैं। तो ध्यान रखना, अंगों का समूह क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे तंत्र मिलकर लास्ट में किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे अपना शरीर है, तो क्या अपने शरीर के अंदर एक तंत्र है, नहीं, अपने शरीर के अंदर बहुत तंत्र है। अपन आगे इकाई में पढ़ेंगे जिसमें आएगा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जो परिसंचरण तंत्र है वो है। उसके अलावा इंटेग्युमेंट्री सिस्टम यानी जो अपना अध्यावरणीय तंत्र है, चमड़ी वाला जो तंत्र है उसका अपन पढ़ेंगे। तो अपना जो शरीर है वो कई तंत्रों से मिलकर बना होता है। और तंत्र किससे मिलकर बनते हैं, अंगों से। अंग किससे मिलकर बनते हैं, उत्तकों से। और उत्तक किससे मिलकर बनते हैं, कोशिका से। तो अपने शरीर की सबसे आधारभूत इकाई क्या हुई, कोशिका हुई कि नहीं हुई, जो सीधे शरीर तक नहीं पहुंचती है बल्कि विभिन्न प्रोसेस से गुजरती है और शरीर का निर्माण करती है। इसलिए शरीर की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोला गया, कोशिका को। यानी ये एक मोती है और इस मोती के मिलने से क्या बन गई, अंत में माला बन गई। तो ये ध्यान रखना, ये जो लाइन है कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है, या किसको सेल बोल सकते हैं, उत्तक को बोलते हैं टिश्यू, अंग को बोलते हैं ऑर्गन, तंत्र को बोलते हैं सिस्टम, और शरीर यानी बॉडी। तो ये जो लाइन है अपन को ध्यान रखना है, कोशिकाओं का समूह उत्तक, उत्तकों का समूह अंग, अंग का समूह तंत्र, और तंत्र से मिलकर क्या बनता है, शरीर। तो सबसे आधारभूत इकाई क्या होगी, कोशिका हो गई, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपन को ध्यान रखना है। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट की जो कोशिका है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसके 2-3 पॉइंट है, ध्यान रखना कि कोशिका को सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा, जीवित कोशिका को देखा एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेनहोक। जीवित कोशिका को देखा उन्होंने सबसे पहले, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने क्या किया, जो दांतों का मेल होता है, इनेमल, जो दांतों का इनेमल ऊपर वाला कठोर भाग होता है, उसके अंदर जो मेल भरा हुआ रहता है, उसके अंदर उसने सबसे पहले देखा था कुछ उसको बारीक बारीक संरचनाएं दिखाई दी जिनके अंदर कुछ क्रियाएं हो रही थी। तो उसको ल्यूवेनहोक ने क्या बोला, जीवित कोशिका बोला। तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने देखा। उसके बाद अगर आपको पूछे कि सबसे पहले मृत कोशिका को किसने देखा, तो ध्यान रखना मृत कोशिका को देखने वाला वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका को देखने वाला वैज्ञानिक कौन था, रॉबर्ट हुक। यदि आपको पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो ये 3 वैज्ञानिक आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था एंटोन वैन ल्यूवेनहोक ने,
मृत कोशिका को देखा था रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, और कोशिका को क्या कहा जाता है? जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। उसके अलावा जो कोशिका है वो जीवों की आधारभूत इकाई होती है। अब देखिए, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। एक वैज्ञानिक था स्लाइडेन और एक वैज्ञानिक था स्वान। इन दोनों ने मिलकर 1838 के अंदर कोशिका सिद्धांत दिया था। जो स्लाइडेन था उन्होंने पौधों की कोशिका पर कार्य किया, और जो स्वान था उन्होंने जंतु कोशिका पर कार्य किया, और अलग अलग प्रकार से उन्होंने स्टडी करके लास्ट में निष्कर्ष यही निकाला और कोशिका के बारे में बताया। इसलिए ध्यान रखना कि कोशिका सिद्धांत किन के द्वारा दिया गया था? दो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा सम्मिलित रूप से क्या किया गया था? कोशिका सिद्धांत दिया गया था। और वो वैज्ञानिक कौन से थे? स्लाइडेन और स्वान। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत किन वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया? स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कोशिका की जो बेसिक संरचना है, बेसिक जो ढांचा है, वो अपन देखते हैं कि कोशिका किस प्रकार की बनी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अपना सिलेबस है उसके अंदर पहले कोशिका का जो बेसिक वर्णन है वो किया गया, उसके बाद जो उसके पार्ट है उनको सीधे अलग अलग बता दिया गया है, और जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर बताया गया है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताया गया है। तो अपन उस अंतर को तभी समझ सकते हैं जब अपन को कोशिका की एक आधारभूत ढांचे का प्रारूप पता हो कि कोशिका किस प्रकार की बनी होती है, फिर अपन उसमें स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, जो कोशिका की आधारभूत संरचना है वो बता रही हूं मैं। कोशिका की संरचना, तो देखिए जो कोशिका होती है ना उसके बाहर की तरफ एक बाउंड्री पाई जाती है। वो कुछ कोशिकाओं में 2 बाउंड्री होती है और कुछ कोशिकाओं के अंदर 1 बाउंड्री होती है। मैं एक बेसिक डायग्राम बनाकर आपको थोड़ा सा इजी रूप में समझा रही हूं। ठीक है, अब कोशिका के बाहर 2 बाउंड्री होगी, इनको बोलते हैं कोशिका आवरण। जो बाहर की बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल, और जो अंदर की बाउंड्री है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद कोशिका के अंदर की तरह पार्ट होता है उसको बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस। अब देखिए, जो कोशिका का बाहर का आवरण है 2 प्रकार का और अंदर है केंद्रक, उसके बीच में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है। और इस द्रव पदार्थ को क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। ये कोशिका का एक बेसिक भाग है जिसमें 2 है, बाहर के तरफ आवरण, बीच में है कोशिका द्रव्य, और सबसे अंदर क्या है? केंद्रक है। इसके अलावा कोशिका के अन्य बहुत सारे भाग जिनमें से 2-3 भाग है वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, और बाकी सारे भाग किसमें पाए जाएंगे? इस कोशिका द्रव्य के अंदर। इनमें भाग कौन कौन से देखिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। देखिए, इनमें एक यहाँ पर संरचना पाई जाती है चपटी बेलनाकार संरचना, और उस संरचना को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह, नाम सुना होगा आपने, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक जाल के जैसी संरचना होती है, उस संरचना को बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, या इसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका। आगे ये 2 प्रकार की होती है, ये मैं तब बताऊंगी जब अपन इसको अंतःप्रद्रवी जालिका को विस्तार से पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को।
लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है कि ये क्या संरचना होती है, कोशिका में किस स्थान पर पाई जाती है। उसके अलावा कोशिका के अंदर कुछ छोटे छोटे मोती के समान संरचना पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलेंगे राइबोसोम। राइबोसोम। एक यहाँ पर चपटी प्लेट के जैसी संरचना होती है, उनको बोलते हैं गोल्जी काय। इन संरचनाओं को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे गोल्जी काय। और इन गोल्जी काय से गेंद के समान संरचना निकलती है, उसको बोला जाता है लाइसोसोम। यहाँ पर एक गेंद के जैसी संरचना निकलती है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लाइसोसोम। इसको बोला जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। गोल्जी काय को बोला जाता है कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का शक्ति गृह। और राइबोसोम को बोला जाता है कोशिका की प्रोटीन संश्लेषण करने वाली इकाई, या इसको बोला जाता है कोशिका का इंजन। अंतःप्रद्रवी जालिका को बोला जाता है कोशिका का अंतःकंकाल। ठीक है, तो ये जो कुछ बेसिक संरचना है मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो आपने नाम सुना होगा गुणसूत्र या क्रोमोसोम, वो संरचनाएं कहां पर पाई जाती है, वो संरचनाएं पाई जाती है केंद्रक के अंदर। देखिए यहाँ पर केंद्रक के अंदर कुछ धागे के जैसी संरचना होती है, उन संरचनाओं को क्या बोलेंगे, उन संरचनाओं को बोलेंगे गुणसूत्र या क्रोमोसोम। इसके अलावा बहुत सारी संरचनाएं बचेगी, कुछ वैक्यूल है या लवक है, जिनमें हरित लवक और पाए जाते हैं पौधों की कोशिकाओं में। वो सब अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको कोशिका का एक बेसिक आइडिया बताया, एक आधारभूत प्रारूप बताया कि किस प्रकार की कोशिका होती है। और उसके अंदर जो अपन नॉर्मली ज्यादा काम में नाम लेते रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपको एक बेसिक समझाने के लिए मैंने ये आपको आइडिया बताया है कि कौन सा भाग किस स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि कोशिका के बाहर की तरफ दो प्रकार की बाउंड्री है। जो सबसे बाहरी बाउंड्री है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, और जो अंदर पाई जाती है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अगर हम अपनी कोशिका देखें, जीव जंतुओं की कोशिका देखेंगे ना, तो उसके अंदर क्या नहीं होगी, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। अपनी कोशिकाओं में सिर्फ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। तो फिर ये कोशिका भित्ति किन कोशिकाओं में होगी, ये होगी पौधों की कोशिका में। पौधों की कोशिका में ऐसा नहीं है कि भित्ति होगी तो झिल्ली नहीं होगी, नहीं, पौधों की कोशिका में भित्ति भी होगी और झिल्ली भी होगी। लेकिन अगर अपनी कोशिका देखें तो अपनी कोशिका में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, झिल्ली होगी। ध्यान रखना, आपके सामने दो कोशिका रख दी कि बताइए इनमें से पौधे की कोशिका कौन सी है, जंतु की कोशिका कौन सी है। तो ध्यान रखना, अगर आपको उस कोशिका के बाहर दोनों आवरण दिखाई दे रहे हो, ये और ये दोनों आवरण दिखाई दे रहे हो, मतलब वो जो कोशिका है वो किसकी होगी, वो पौधे की होगी। लेकिन यदि आपको कोशिका के अंदर सिर्फ एक आवरण दिखाई दे रहा हो तो वो कोशिका किसकी होगी, वो कोशिका होगी जंतु की। ठीक है, ये सबसे बेसिक अंतर है जो ध्यान रखना। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और झिल्ली दोनों पाई जाती है, जबकि जंतु की कोशिका में सिर्फ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। उसके अलावा पौधों की कोशिकाओं में क्या अंतर होता है कि जो पौधों की कोशिका होती है उनके अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं लवक। ये विभिन्न रंगों के होते हैं और पौधों की पत्तियों को, फल फूलों को रंग देने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं लवक या प्लास्टिड। ये अपनी कोशिका में नहीं होंगे। अगर अपनी कोशिका में लवक होते ना तो हम क्या होते, रंग बिरंगे होते, क्योंकि वो लवक का काम ही है रंग बिरंगा रंग देना। लेकिन अपने अंदर लवक नहीं होते, इसलिए हम रंग बिरंगे नहीं होते या हरे रंग के नहीं होते। लेकिन जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका में क्या होता है, लवक होता है, इसलिए पौधों की पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है, तना होता है वो हरे रंग का होता है। उसमें ये एक प्रकार है लवक का जिसका नाम है हरित लवक। ये क्या करता है, ये पौधे के जिस भाग में होगा ना उसको क्या रंग देगा, हरा रंग देगा। और मुख्य रूप से जो हरित लवक है वो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। और इसी कारण जो पत्तियां हैं वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। ठीक है, उसके अलावा जो लवक, दूसरा प्रकार का एक लवक है उसका नाम है वर्णी लवक।
वर्णी लवक यानी कलर्ड प्लास्टिड। वर्णी लवक, वर्णी लवक होते हैं ना, वो अलग अलग रंगों के होते हैं, इसलिए पौधों के फल फूलों में अलग अलग प्रकार का रंग होता है। और एक होते हैं अवर्णी लवक, जिनका कोई रंग नहीं होता। तो फिर ये क्या काम करते हैं, फिर ये जड़ों में पाए जाते हैं और भोजन को संग्रहित करने का काम करते हैं। तो जो लवक वाली संरचना है ये अपनी कोशिका में नहीं होती है, और उसके अलावा जो कोशिका भित्ति है वो भी अपनी कोशिका में नहीं होती है। अपने अंदर सिर्फ होती है कोशिका झिल्ली, जबकि पौधों की कोशिका में भित्ति भी होगी और झिल्ली भी होगी। ठीक है, तो ये आपको कोशिका का जो बेसिक मैंने आपको आधार बताया वो समझ में आया। जो ज्यादातर भाग है वो कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में कौन कौन से भाग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, लवक, ये सब संरचनाएं कहां पर होगी, कोशिका द्रव्य के अंदर। अब अपन इन जो भी मैंने आपको भाग बताए उन सबको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सा भाग क्या काम करता है, क्या इसका प्रोसेस रहता है, क्यों उपयोगी है अपने लिए। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका को स्टार्ट करते हैं विस्तार से। देखिए, जो कोशिका है ना उसको सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आपने नाम सुना होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब दोनों के अंदर अंतर क्या है, मैंने आपको कोशिका की संरचना बताई थी इस प्रकार। ठीक है, अभी हम एक आवरण मान सकते हैं या दो भी मान सकते हैं, इस आवरण का फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आवरण का फर्क पड़ेगा अंदर केंद्रक में। इसके अंदर जो केंद्रक होता है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, वो क्या होता है, टूटा फूटा हुआ होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है ना, इसके बाहर एक है या दो आवरण है, ये भी आप मत देखो, अपन को सिर्फ अभी केंद्रक की संरचना के आधार पर देखना है। इसके अंदर जो केंद्रक होगा ना वो पूर्ण रूप से विकसित होगा और उसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो आपके सामने दो कोशिकाएं दिखाई दे रही है, जिसके में एक कोशिका के अंदर है जो केंद्रक है वो टूटा फूटा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इनमें अल्प विकसित केंद्रक होता है। अल्प विकसित केंद्रक, जिस पर क्या नहीं पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है ना उसमें क्या होगा, उसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होगा। पूर्ण विकसित केंद्रक जिस पर क्या उपस्थित होगी, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी। ये तो रह गया पहला अंतर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। सबसे बेसिक जो अंतर है वो यही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में आप एक लाइन में अंतर बताइए। तो वो कोशिका जिनका केंद्रक अल्प विकसित हो, उस पर केंद्रक झिल्ली ना पाई जाती हो, उसको अपन बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। और वो कोशिका जिसका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो, उस पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा अंतर जो मैंने आपको कोशिका के भाग बताए थे ना, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम, उनमें से प्रोकैरियोटिक में सिर्फ राइबोसोम पाए जाते हैं, बाकी कोई कोशिका के अंग उपस्थित नहीं होते हैं, राइबोसोम उपस्थित। और यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम के अलावा अन्य सभी अंग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। राइबोसोम प्लस अन्य सभी अंग उपस्थित, अन्य सभी अंग उपस्थित। ठीक है, तो ये दो मुख्य रूप से जो डिफरेंस है वो अभी समझाने वाले पॉइंट है। बाकी अन्य अलग पॉइंट है जो रटने वाली भी चीज है, उनको भी मैं आगे विस्तार से बताऊंगी। अभी आपको कोशिका के इतने दो पॉइंट ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो वो कोशिका जिसके अंदर अल्प विकसित केंद्रक हो, जिस पर केंद्रक झिल्ली ना पाई जाती हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और वो कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक हो, जिस पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम पाए जाते हैं। ये देखिए, सिर्फ राइबोसोम पाए जाते हैं, अन्य कोई अंग नहीं पाए जाते। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर राइबोसोम के अलावा अन्य जो भी अंग होंगे वो भी क्या होंगे, उपस्थित होंगे। देखिए, इसमें राइबोसोम तो होंगे ही। ठीक है, तो इस कोशिका में क्या होंगे, राइबोसोम भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, गोल्जी काय भी होंगे। ठीक है, तो ये सब पार्ट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने क्या देखा, कोशिकाओं का मुख्य जो आधारभूत पॉइंट्स है वो देखे अपन ने। कि एक तो सबसे पहले खोज के बारे में देखा कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, या सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा या मृत कोशिका को किसने देखा। उसके बाद अपन ने देखा कि जो कोशिका है उसको जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। कोशिका के अपन ने पार्ट्स के बारे में पढ़ा, मुख्य रूप से 3 भाग है, बाह्य आवरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। और उसके अलावा जो अन्य भाग है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कोशिकाओं में अंतर देखा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। एक लाइन में अगर आपको उनमें अंतर बताना हो तो हम क्या देखेंगे, और ज्यादा अंतर हो तो फिर अपन उस टेबल को आगे करेंगे। लेकिन अभी तक कोशिका का अपन ने बेसिक देखा। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई भी यहाँ तक आपके प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में अपन कोशिका को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।